Hello everyone, welcome to GLC IAS. I am your educator Akansha Pere and today we will be discussing last few more questions from Science and Environment. So let's get started with our first question. Which of the following pairs is correctly matched? करेक्ट मैच ढूंढना है हमको. ऑप्शन फर्स्ट देखेंगे, माउंटेन्स मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम. इट इज द इनकरेक्ट मैच. वाई? बिकॉज द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम्स आर ओशियंस. ठीक है, इसको याद रखेंगे कि जो मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम्स हैं वो ओशियंस होते हैं क्योंकि वहाँ की बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है. नेक्स्ट इज ए बायोटिक कॉम्पोनेंट bacteria. It is also the incorrect match because bacteria is the biotic component of ecosystem. Biotic components क्या होते हैं? जो living components होते हैं, living parts आते हैं हमारे biotic component में और non living आते हैं abiotic में. So bacteria तो living है तो वो आएगा biotic में, इसलिए ये incorrect match है. Green plants first tropic level. ट्रॉपिक लेवल क्या है? जब हम फूड चेन की बात करते हैं, इकोसिस्टम में हम फूड चेन पढ़ते हैं, तो फूड चेन कैसे बनती है? जैसे मान लो ये सन है, ठीक है, सन की एनर्जी को कौन ट्रैप करता है? प्लांट्स ट्रैप करते हैं. प्लांट्स क्यों ट्रैप करते हैं? क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं. अब ये प्लांट्स के ऊपर कौन फीड करते हैं? हर्बीवोर्स फीड करते हैं. तो हो सकता है रैबिट ने खाया इसको, ठीक है. मान लो प्लांट्स में यहाँ हमने ग्रास का एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है, तो उसको रैबिट ने फीड किया. रैबिट को कौन फीड कर सकता है? डियर फीड कर सकता है. और इस डियर को कौन फीड कर सकता है? लायन या फिर कोई भी टॉप कार्निवोर जैसे टाइगर ये करता है. तो ये क्या बन गई हमारी? ये एक फूड चेन बन गई, ठीक है. अब इस फूड चेन में पर्टिकुलर जो ऑर्गेनिज्म है उसकी जो भी पोजीशन है, ठीक है, ये जो पोजीशन एक्वायर करते हैं ऑर्गेनिज्म फूड चेन में, ये उसका ट्रॉपिक लेवल होता है. क्या होता है? ट्रॉपिक लेवल होता है. और प्लांट्स का जो ट्रॉपिक लेवल है वो कौन सा है? फर्स्ट नंबर. प्लांट से ही शुरू होती है, प्रोड्यूसर से शुरू होती है फूड चेन. सो इट इज द करेक्ट मैच ना. ग्रीन प्लांट्स इज मैच्ड विद फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following areas in India is a hot spot of biodiversity? hot spot of biodiversity क्या होते हैं? biodiversity क्या है? variety of life found on the earth. जो भी plants animals की variety मिल रही है या different range मिल रही है वो biodiversity है. तो अब biodiversity के hot spots कौन होते हैं? ऐसे areas है ना, लार्जर एरियाज या रीजन्स बोल सकते हैं हम, जो कि बायोडाइवर्सिटी रिच होते हैं. मतलब वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, बट एट द सेम टाइम वहाँ की जो स्पीशीज़ हैं दे आर अंडर थ्रेट. उनका जो सर्वाइवल है वो स्ट्रेस कंडीशन में है. क्या मतलब हुआ इसका? कि अगर हमने उनको करेक्ट टाइम पे प्रॉपर कंजर्वेशन नहीं प्रोवाइड किया तो दे विल गो एक्सटिंक्ट फ्रॉम द प्लैनेट. मतलब इनको एक स्पेशल प्रोटेक्शन की ज़रूरत है. तो जब हम बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की बात करते हैं तो ऐसे एरियाज़ की बात करते हैं जो कि बायोडाइवर्सिटी रिच तो हैं बट साथ ही साथ वहाँ की स्पीशीज़ जो हैं वो अंडर थ्रेट हैं, ठीक है. तो वर्ल्ड में टोटल 35 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं अभी तक, जिसमें से 4 हॉटस्पॉट्स जो हैं वो कहाँ मिलते हैं? इंडिया में मिलते हैं, है ना. तो इंडिया के बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट है ईस्टर्न हिमालयाज. फर्स्ट कौन से हैं आपके? ईस्टर्न हिमालयाज. सेकेंड आर वेस्टर्न घाट्स. सेकेंड है वेस्टर्न घाट्स. देन फिर आता है आपका इंडो बर्मा रीजन. इंडो बर्मा
region and the fourth one is Sundaland. ठीक है, तो ये 4 जो हैं ये इंडिया के बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं। अब इन चारों में से हमको ऑप्शन में कौन सा दिख रहा है? वेस्टर्न घाट्स दिख रहा है। सो वेस्टर्न घाट्स इज वन ऑफ द इंडियन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। इधर ईस्टर्न हिमालयाज और वेस्टर्न घाट्स में कंफ्यूज मत होना। वेस्टर्न हिमालयाज हॉटस्पॉट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ईस्टर्न हिमालयाज हॉटस्पॉट हैं, और ईस्टर्न घाट्स हॉटस्पॉट नहीं है, वेस्टर्न घाट्स हॉटस्पॉट है। तो इसको याद रखना, ईस्टर्न हिमालयाज है और वेस्टर्न घाट्स है। देन कम्स इंडो बर्मा रीजन एंड सुंडालैंड को सुंदरबन से कंफ्यूज मत करना। सुंदरबन अलग है, सुंडालैंड अलग है, जो कि निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को बिलोंग करता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the Ramsar Convention was associated with the conservation of, options are biofuels, forest, wetlands और drylands. So जो रामसर कन्वेंशन था, रामसर क्या है? रामसर ईरान कंट्री की एक सिटी है ना, जहाँ पे ये कन्वेंशन हुआ था, इसलिए इसको रामसर कन्वेंशन बोला इन 1971। और ये किसके कंजर्वेशन के लिए था? वेटलैंड्स के कंजर्वेशन के लिए था। वेटलैंड्स क्या होते हैं? वेटलैंड्स होता है ट्रांजिशनल एरिया ये बिटवीन लैंड इकोसिस्टम एंड वाटर इकोसिस्टम, मतलब किसी भी वाटर बॉडी और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के बीच का जो ट्रांजिशनल जोन होता है, इंटरफेस जोन होता है, वो होता है हमारा वेटलैंड। तो हम ये इसको बोल सकते हैं कि वेटलैंड इज़ वन ऑफ द इकोटोन। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि 2 डिस्टिंक्ट कम्युनिटीज़ या इकोसिस्टम के बीच का ट्रांजिशन जोन इकोटोन होता है। सो वेटलैंड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इकोटोन। और रामसर कन्वेंशन जो था, इट वॉज एसोसिएटेड विद द कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग। क्या क्या है? राइस फील्ड्स, कोल माइनिंग, डोमेस्टिक एनिमल्स और वेटलैंड्स। और क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द अबव इज अ सोर्स ऑफ मीथेन, अ मेजर ग्रीन हाउस गैस। मीथेन हमको पता है एक वन ऑफ द मेजर ग्रीन हाउस गैस है। तो उसका सोर्स पूछा है कि इनमें से क्या है जो मीथेन का सोर्स है। सो राइस फील्ड्स, दैट इज ऑल्सो नोन एज पैडी फील्ड्स, है ना, चावल के जो खेत होते हैं, पैडी फील्ड्स, कोल माइनिंग, डोमेस्टिक एनिमल्स जैसे जो भी कैटल्स होते हैं, बेसिकली रूमिनेंट एनिमल्स, है ना। कैटल्स में कौन कौन आ जाते हैं हमारे? जो भी काउज हैं, बफेलोज हैं, ये सारे डोमेस्टिक एनिमल्स एंड वेटलैंड्स, ये चारों ही जो हैं वो मीथेन का सोर्स है। इन चारों से ही मीथेन जो है वो रिलीज होती है। सो A, B, C, D all are correct. So the correct option is D. Next question is the term M stripes is sometimes seen in the news in the context of. Options are captive breeding of wild fauna, maintenance of tiger reserves, indigenous satellite navigation system और सिक्योरिटी ऑफ नेशनल हाईवेज। सो जो एम स्ट्राइप्स है ये क्या है? टाइगर रिजर्व्स में टाइगर के बेटर सर्विलियंस के लिए, मतलब जैसे जो वहाँ के फॉरेस्ट गार्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं? पेट्रोलिंग करते हैं, मतलब रात रात में वो क्या करते हैं, वहाँ पे राउंड्स लगाते हैं जिनमें टाइगर का जो स्टेटस है, हर टाइगर के स्टेटस को वो मॉनिटर कर सकें कि कहीं किसी को हार्म तो नहीं हो रहा है, कहीं इलीगल हंटिंग तो नहीं हो रही टाइगर की, है ना। तो उस चीज़ को इजी बनाने के लिए एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया या एक ऐप को लॉन्च किया गया, वो था एम स्ट्राइप्स। एम स्ट्राइप्स से क्या कर रहे थे? टाइगर्स के बेटर सर्विलियंस में हेल्प करने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया, जिसमें जीपीएस सिस्टम का यूज़ करके जो फॉरेस्ट गार्ड्स हैं वो टाइगर साइटिंग करते हैं, है ना। तो इट इज़ रिलेटेड टू मेंटेनेंस ऑफ
टाइगर रिजर्व्स। एम्स टाइप्स का फुल फॉर्म क्या है? मॉनिटरिंग सिस्टम ऑफ टाइगर्स, इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। ठीक है, हो सकता है एम्स टाइप्स का आपसे फुल फॉर्म भी पूछ ले। सो मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स, ये आर को स्किप करना, इंटेंस प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। टाइगर रिजर्व्स के में मेंटेनेंस के लिए एम्स टाइप्स को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियाज फर्स्ट डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी इज बीइंग बिल्ट इन। ऑप्शंस आर दिल्ली, मुंबई, बिहार और उड़ीसा। सो जो बिहार का बाघलपुर डिस्ट्रिक्ट है ना, कहाँ है बाघलपुर डिस्ट्रिक्ट? बिहार में है, जहाँ पे इंडिया की फर्स्ट डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी बनाई गई, विच इज विक्रमशिला, है ना। विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी नाम से फेमस है। ठीक है, विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी क्या है? इट इज द प्रोटेक्टेड एरिया फॉर द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया, दैट इज गैंगेटिक डॉल्फिन। सो इंडियाज फर्स्ट डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी कहाँ है? बिहार में। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज among the following tiger reserves, which one has the largest area under critical tiger habitat? Options are Corbett, Ranthambore, Bandhavgarh और नागार्जुन श्रीशैलम। लार्जेस्ट एरिया पूछा है अंडर क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट, मतलब लार्जेस्ट, इनडायरेक्टली वो क्या पूछ रहा है? लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व की बात कर रहे हैं ना, इन द टर्म्स ऑफ एरिया। सो अगर हम एरिया के टर्म्स में बात करें तो लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व कौन सा है? नागार्जुन श्रीशैलम जो है वो लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है। बट इसको नंबर ऑफ टाइगर्स से कंफ्यूज मत करना। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइगर्स हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइगर्स कहाँ मिलते हैं? मध्य प्रदेश में। लेकिन जो एरिया है, टाइगर का रेंज है, लार्जेस्ट इंडिया में मिलने वाला कौन सा है? नागार्जुन श्रीशैलम। नंबर ऑफ टाइगर्स और उनका हैबिटेट एरिया दोनों अलग चीज़ें हैं, तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज एन इंडिकेशन ऑफ पोल्यूशन इन aquatic environment, soil, air और all of the above। पहले तो ये देखो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है BOD। क्या होती है BOD? अब जैसे कोई भी मान लो वाटर बॉडी है, ठीक है, ये कोई भी पॉन्ड है, रिवर है या लेक है, कुछ भी कह लो, ठीक है। क्या होता है, यहाँ पे जो भी फिशेज या और जो भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं छोटे, जब इनकी डेथ होती है तो इनकी जो डेड बॉडी होगी वो कहाँ जाएगी? रहेगी तो इसी के अंदर। तो ये जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है जो भी, वो यहाँ पे बॉटम में सेटल हो जाता है। प्लस इसके अलावा जो भी हम वेस्ट डालते हैं, रिवर्स में जाके नहाते हैं, कचरा फेंकते हैं, है ना, और व्हीकल्स को वॉश करते हैं, काफ़ी सारा हम वेस्ट जो है वो रिवर में डाल देते हैं। तो वो वेस्ट जाता कहाँ है? सारा का सारा यहाँ बॉटम में सेटल हो जाता है। तो अगर ये जो वेस्ट है ये अगर बायोडिग्रेडेबल है, क्या है? अगर ये बायोडिग्रेडेबल है, मतलब अगर इसका ब्रेकडाउन हो सकता है, तो यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया और फंजाई प्रेजेंट होते हैं,
जो कि क्या होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं। ये बैक्टीरिया और फंजाई क्या करेंगे, इस वेस्ट मटेरियल को और जो भी डेड ऑर्गेनिक रिमेन्स हैं उनको क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे उनका, और एक टाइम के बाद क्या होगा, ये वेस्ट सारा यहाँ से क्लीन हो जाएगा, ठीक है। और उसके ब्रेक डाउन में जो भी न्यूट्रिएंट्स रिलीज होंगे वो सारे वापस से सॉइल और वाटर में चले जाएंगे, ठीक है। तो ये डिकम्पोजिशन की प्रोसेस थी। तो इस डिकम्पोजिशन की प्रोसेस के लिए बैक्टीरिया और फंजाई जो हैं उनको क्या चाहिए होता है, ऑक्सीजन चाहिए होता है फॉर द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन। डिकेइंग मैटर को या जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट हम डालते हैं उसको ब्रेक करने के लिए डिकम्पोजर्स को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो जितनी भी ऑक्सीजन उस डिकम्पोजिशन प्रोसेस में रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, डिकम्पोजर्स को जितनी ऑक्सीजन उसके ब्रेकडाउन में लगती है वो होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। तो जितना ज़्यादा वेस्ट होगा उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए पड़ेगी डिकम्पोजिशन के लिए, ठीक है। तो और जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए मतलब उतनी हाई बीओडी है। बीओडी क्या है, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ही है जो कि डिकम्पोजर्स को चाहिए डिकम्पोजिशन करने के लिए, है ना। तो अगर वेस्ट ज़्यादा होगा तो डिकम्पोजिशन की प्रोसेस ज़्यादा होगी, और डिकम्पोजिशन की प्रोसेस ज़्यादा होगी तो उन प्रोसेस के लिए जितनी ऑक्सीजन उसको चाहिए है ब्रेक डाउन करने के लिए वो ऑक्सीजन का अमाउंट भी बढ़ेगा, मतलब बीओडी बढ़ेगा, ठीक है। तो बीओडी बढ़ रहा है मतलब क्या हो रहा है, वेस्ट बढ़ रहा है। वेस्ट बढ़ रहा है मतलब क्या हो रहा है, एक्वेटिक बॉडी में पोल्यूशन बढ़ रहा है, ठीक है। तो अगर जब भी हम बीओडी की बात करते हैं तो वो किसका पोल्यूशन इंडिकेशन करता है, एक्वेटिक एनवायरनमेंट का, ठीक है। तो एक्वेटिक एनवायरनमेंट में जितनी ज़्यादा बीओडी होगी उतना ज़्यादा वो एनवायरनमेंट पोल्यूटेड होगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ल्ड वाटर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। वर्ल्ड वाटर डे जो है वो 22 मार्च को सेलिब्रेट होता है, और 2022 की थीम थी क्या आपकी, ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। और 21 की थीम भी याद रखना, ईयर 2021 की थीम थी वैल्यूइंग वाटर। सो इसका हमको सिर्फ डेट पूछा था, 22 मार्च इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड वाटर डे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वॉज द मिट्टी बचाओ मूवमेंट स्टार्टेड इन इंडिया। सो जो मिट्टी बचाओ मूवमेंट था इट वॉज स्टार्टेड इन होशंगाबाद इन 1977 इन मध्य प्रदेश। एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट था तवा डैम, है ना। इस तवा डैम के प्रोटेस्ट में ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, मिट्टी बचाओ मूवमेंट। सो इट वॉज स्टार्टेड इन होशंगाबाद मध्य प्रदेश, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेम्ब्रेन सराउंडिंग द वैक्यूल इज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, वैस्कुलर मेम्ब्रेन, टोनोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। वैक्यूल क्या होता है, प्लांट्स और एनिमल सेल्स में एक हॉलो स्पेस होता है जहाँ पे क्या होता है, फूड का स्टोरेज होता है, इसको बोलते हैं वैक्यूल। यहाँ पे क्या होता है, फूड का और अदर मटेरियल का स्टोरेज होता है, ठीक है। तो इस वैक्यूल की एक मेम्ब्रेन होती है, ये इसकी मेम्ब्रेन है, जैसे सेल की सेल मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। तो ये जो वैक्यूल की मेम्ब्रेन होती है इसका नाम पूछा है। तो वैक्यूल की मेम्ब्रेन क्या होती है, टोनोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट से कंफ्यूज नहीं होना। क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट क्या हैं, प्लास्टिड्स हैं जो कि सिर्फ प्लांट सेल्स में मिलते हैं, और वैक्यूल की मेम्ब्रेन होती है आपकी टोनोप्लास्ट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिटिल लीफ ऑफ लेमन इज कॉज्ड ड्यू टू। ऑप्शंस आर एक्सेस ऑफ कॉपर, डेफिशिएंसी ऑफ कॉपर,
एक्सेस ऑफ जिंक और डेफिशिएंसी ऑफ जिंक। सो जो लिटिल लीफ ऑफ लेमन है ये क्या है, एक प्लांट डिसीज है। किसकी डिसीज है, लेमन प्लांट की डिसीज है ना। तो ये जो डिसीज होती है लेमन प्लांट में, लिटिल लीफ ऑफ लेमन, इट इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ कॉपर। ठीक है, कॉपर की डेफिशिएंसी से क्या हो रहा है, लिटिल लीफ ऑफ लेमन कॉज हो रही है। एक्सेस नहीं है, याद रखना, एक्सेस से भी, जब मेटल्स या मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स का एक्सेस हो जाता है तो भी डिसीजेस कॉज होती हैं, और डेफिशिएंसी हो जाती है तो भी डिसीजेस कॉज होती हैं। लेकिन लिटिल लीफ ऑफ लेमन, इधर लेमन वर्ड याद रखना कि ये लेमन प्लांट की डिसीजेस कॉपर की डेफिशिएंसी के कारण हो रही है। वेयर एज जब डेफिशिएंसी ऑफ जिंक होती है, अगर जिंक की कमी होती है तो लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल एंड मैंगो, ब्रिंजल और मैंगो में जब प्लांट में जब जिंक की डेफिशिएंसी होती है तब उनमें लिटिल लीफ कॉज होती है। ठीक है, तो लिटिल लीफ ऑफ लेमन जो है इट इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ कॉपर, whereas little leaf of brinjal and mango is caused due to the deficiency of zinc. Okay, next question is, which of the following is known as the graveyard of RBC? RBC क्या होती हैं, RBC हमारी रेड ब्लड सेल्स हैं, और ग्रेवयार्ड मतलब क्या होता है, जहाँ पे डेड बॉडीज को बरी किया जाता है ना। ग्रेवयार्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं, कब्रिस्तान जिसको बोलते हैं। सो जो आरबीसीज होती हैं है ना, उनकी लाइफ स्पैन कितनी होती है, 120 डेज होती हैं। 120 डेज के बाद ये जो आरबीसीज होती हैं वो कहाँ जाके डिस्ट्रॉय होती हैं, स्प्लीन में जाके। स्प्लीन हमारा एक बॉडी ऑर्गन है जहाँ पे आरबीसीज का लाइफ टाइम ख़त्म होने के बाद, लाइफ स्पैन ख़त्म होने के बाद वो स्प्लीन में आके डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, है ना सारी। तो इसलिए स्प्लीन को क्या बोलते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बोमन्स कैप्सूल इज रिलेटेड टू, ऑप्शंस आर डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम। सो बोमन्स कैप्सूल क्या होता है, हमारी जो किडनी होती है, क्या किडनी होती, किडनी की बेसिक यूनिट क्या होती है, या किडनी की सेल कौन सी होती है, हम पढ़ चुके हैं, नेफ्रॉन। ठीक है, नेफ्रॉन जो है वो किडनी की बेसिक यूनिट है, या किडनी की सेल को क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन बोलते हैं। तो ये जो नेफ्रॉन होता है उसमें ऐसा एक कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं बोमन्स कैप्सूल। और इस बोमन्स कैप्सूल के अंदर क्या होता है, ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। ठीक है, और ये बोमन्स कैप्सूल हमको कहाँ मिल रहा है, नेफ्रॉन में मिल रहा है। नेफ्रॉन कहाँ मिल रहा है, किडनी में मिल रहा है, और किडनी किसका पार्ट है, एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है ना। सो बोमन्स कैप्सूल किससे रिलेटेड हुआ, एक्सक्रीटरी सिस्टम से। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, during initial development what is the total number of bones in the vertebral column? Options are 24, 26, 33 और 35। वर्टिब्रल कॉलम देख के 26 मार्क करोगे, नहीं करोगे, क्यों, क्योंकि इनिशियल डेवलपमेंट की बात हो रही है, अडल्ट की बात नहीं हो रही है। इस चीज़ पे बहुत फोकस करना कि कहाँ पे अडल्ट की बात की जा रही है और कहाँ पे इनिशियल डेवलपमेंट, मतलब जब फीटस का डेवलपमेंट हो रहा होता है तब की बात हो रही है। अगर ऐसा कुछ नहीं दिया है तो इनडायरेक्टली समझ जाना कि वो अडल्ट की बात कर रहा है। ठीक है, लेकिन इधर पे उसने मेंशन किया है कि इनिशियल डेवलपमेंट में वर्टिब्रल कॉलम में कितनी बोन्स होती हैं, तो वो होती हैं आपकी 33 बोन्स, जो कि अडल्ट आते आते या यंग वन पूरा डेवलप होते होते
फ्यूज होके फिर 26 बचती हैं, लेकिन इनिशियली कितनी प्रेजेंट होती हैं? 33. सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज relaxin hormone is found in, options are males, females, old aged females or both male and female. हॉर्मोन्स कौन सा है? रिलैक्सिन. क्या होता है जब डिलीवरी टाइम होता है फीमेल्स में, या उसी को क्या बोलते हैं? पार्चुरेशन की प्रोसेस होती है. ठीक है, ये भी पूछ सकता है क्या होता है पार्चुरेशन, मतलब क्या होता है? जब यंग वन डिलीवर होता है वो प्रोसेस होती है पार्चुरेशन की. तो जब पार्चुरेशन होना होता है तो फीमेल्स में क्या होता है? जो पेल्विक कैविटी होती है या यूट्रस बोलो, यूट्रस तो अपना एक ओरिजिनल साइज में होता है जिसके अंदर क्या होता है? फीटस या यंग वन है इसके अंदर. लेकिन अब इस यंग वन को बाहर डिलीवर होना है. ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इस की जो कैविटी है उसको ब्रॉड करना पड़ेगा. ब्रॉड करेंगे तभी वो ईजिली वहाँ से डिलीवर हो पाएगा. सो ये जो मसल्स एक्सपेंशन का काम होता है वो करता है रिलैक्सिन हार्मोन. और पार्चुरेशन की प्रोसेस किस में होती है? फीमेल्स में होती है. इसलिए रिलैक्सिन हार्मोन जो होता है वो सिर्फ हमको फीमेल्स में मिलता है एंड इट हेल्प्स इन द पार्चुरेशन. सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, फीमेल्स. रिलैक्सिन हार्मोन इज फाउंड इन फीमेल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज Addison's disease is caused due to the improper functioning of which gland? Addison's disease जो है वो किस ग्लैंड के improper functioning से होती है? एड्रिनल ग्लैंड के. जब एड्रिनल ग्लैंड जो होता है, जब वो सफिशिएंट अमाउंट में हार्मोन सीक्रेट नहीं करता है. कौन से हार्मोन्स? कॉर्टिसोल हार्मोन्स. ठीक है, तो जब ये हार्मोन्स जितनी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है उतने अमाउंट में जब सीक्रेट नहीं होता है तो कौन सी डिसीज़ हो जाती है? एडिसन्स डिसीज़ हो जाती है, जिससे हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो अफेक्ट होता है. प्रॉपर मेटाबॉलिज्म नहीं होता बॉडी में. ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोरामेन मैग्नम is an aperture found in the, options are pelvic girdle, duodenum, lungs और skull. So ये जो foramen magnum होता है ये क्या है? एक अपर्चर है. ऐसे एक अपर्चर इसको बोलते हैं ना. तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ये हमारी स्कल में प्रेजेंट होता है. स्कल में क्या? हमारा ब्रेन प्रेजेंट है. जहाँ पे स्कल के अंदर ब्रेन है ना, तो ये फोरामेन मैग्नम जो है वो स्कल में मिलता है, जिसके अंदर से स्पाइनल कॉर्ड पास होती है. क्या पास होती है? स्पाइनल कॉर्ड. तो हमारे स्कल में एक ऐसा होल होता है, होल बोल सकते हो जनरल टर्म्स में, होल होता है या अपर्चर होता है जिसको बोलते हैं फोरामेन मैग्नम, जहाँ से क्या पास होती है? हमारी स्पाइनल कॉर्ड पास होके हमारी पूरी वर्टेब्रल कॉलम फॉर्म करती है. ठीक है, तो जो स्कल में वो पास हो रही किस जगह से? फोरामेन मैग्नम से. तो द करेक्ट ऑप्शन इज डी. फोरामेन मैग्नम कहाँ मिलता है? स्कल में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोबाल्ट इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? कोबाल्ट क्या है? एक मेटल है. कहाँ मिलता है? विटामिन B12 के अंदर हमको मिलता है कोबाल्ट. इसलिए इसका केमिकल नेम है साइनोकोबालामीन. क्या है नाम है? साइनोकोबालामीन, क्योंकि उसमें कोबाल्ट मिल रहा है. हीमोग्लोबिन में कौन सा मेटल मिलता है? हीमोग्लोबिन में मिलता है हमको आयरन, दैट इज Fe. हीमोग्लोबिन क्या है? रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जिसमें हमको आयरन मिलता है. क्लोरोफिल क्या है? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है. इसके अंदर कौन सा मेटल मिलता है? मैग्नीशियम, दैट इज Mg. मैग्नीशियम मिलता है क्लोरोफिल में. और हीमोसाइनिन जो पिगमेंट प्रेजेंट होता है ये किस में होता है?
ऑर्थ्रोपोड्स जो इंसेक्ट्स होते हैं उनमें हीमोसाइनिन प्रेजेंट होता है, जिसमें हमको कौन सा मेटल मिलता है? कॉपर मिलता है। ठीक है, तो जो हीमोग्लोबिन होता है उसका जो कलर होता है वो इस आयरन के कारण रेड कलर देता है। वो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम से हमको ग्रीन कलर मिलता है, और हीमोसाइनिन जब ऑक्सीजनेटेड होता है तो हमको कॉपर के कारण ब्लू कलर मिलता है। ठीक है, इधर कोबाल्ट पूछा था तो कोबाल्ट मिलता है हमको विटामिन B12 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिल्क इज नॉट कंसिडर्ड एज द होल फूड ड्यू टू लैक ऑफ ऑप्शंस विटामिन ए, प्रोटीन, विटामिन सी और आयरन। मिल्क जो है उसको होल फूड कंसिडर नहीं करते हैं। होल फूड क्या होता है? होल फूड मतलब ऐसा फूड जिसमें हमको हमारे सारे न्यूट्रिएंट्स और सारे सप्लीमेंट्स मिले, प्रोटीन भी हो, कार्बोहाइड्रेट भी हो, फैट भी हो, प्लस जो भी हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो सारे के सारे अवेलेबल हो, उसको क्या बोलते हैं? होल फूड बोलते हैं। लेकिन मिल्क में तो सब कुछ मिलता है। ठीक है, उसको होल फूड क्यों नहीं कंसिडर किया जाता? क्योंकि मिल्क में विटामिन सी और आयरन दोनों ही एब्सेंट होते हैं। इसके अलावा बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स और सप्लीमेंट्स सब कुछ प्रेजेंट होता है। तो विटामिन सी और आयरन की लैक होने के कारण, विटामिन सी और आयरन एब्सेंट होने के कारण मिल्क को होल फूड कंसिडर नहीं करते। तो होल फूड होता क्या है? एग जो होता है, अंडा, इट इज़ द होल फूड, क्योंकि उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स के साथ सारे विटामिन्स मिलते हैं, और जितने भी माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे के सारे एग में मिलते हैं। इसलिए एग इज़ कंसिडर्ड एज होल फूड एंड मिल्क इज़ नॉट कंसिडर्ड एज होल फूड। क्यों नहीं? क्योंकि विटामिन सी और आयरन जो है वो इसमें एब्सेंट होता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बोथ, विटामिन सी एंड डी दोनों ऑप्शन इसके करेक्ट होंगे। ओके, सो here comes an end to this series. Till then, you guys all keep studying, keep revising, and wish you all a very good luck for your exam. Thank you.